नमस्कार। हिंदी साहित्य के बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी वर्षों के विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर पिंकी खितौलिया। आज हम बात करते हैं कि व्याख्या कैसे करें। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते समस्त विद्यार्थियों के सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि हमको व्याख्या कैसे करनी चाहिए। तो व्याख्या करने के 4 पैटर्न जो हमने फिक्स कर रखे हैं वो ये होते हैं कि पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर उसका भावार्थ व्याख्या करते हैं और फिर उसका नीचे विशिष्ट लिखते हैं, विशेष लिखते हैं। तो विद्यार्थियों के द्वारा अक्सर व्याख्या करने का यही पैटर्न अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को अक्सर व्याख्या करने में परेशानी का, लिखने में परेशानी का अनुभव होता है। तो सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो पहली समस्या तो हमको संदर्भ लिखने के क्रम में आती है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि व्याख्या की शुरुआत में लंबे लंबे वाक्यों और अनावश्यक तथ्यों का प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं कि जिससे व्याख्या, जिन पंक्तियों की हम व्याख्या कर रहे हैं उन वाक्यों का उन पंक्तियों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं जुड़ पाता है। इसके कारण जो परीक्षक है, जो व्याख्या को पढ़ने वाला है, उस पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण उसके विशेष अर्थ की उपेक्षा होती है। और दूसरी समस्या ये आती है, प्रसंग लिखने के क्रम में आती है कि प्रसंग में व्याख्या की पंक्तियों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट नहीं किया जाता है। इस क्रम में यह स्पष्ट करना होता है कि यह कथन किसका है, किसके प्रति है और किन परिस्थितियों में कहा जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ना जानते हुए भी कथन को किसी पात्र से संबद्ध कर दिया जाता है और उस पात्र के परिप्रेक्ष्य में उसे व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है। मेरे कहने का आशय ये है कि दूसरे समस्या प्रसंग लिखने में आती है। तो प्रसंग में हम जिन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं उन पंक्तियों की पृष्ठभूमि को समझाया जाता है कि जो पंक्तियां जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं वो किसने कही हैं, किसके लिए कही हैं और ये क्या कहना चाहता है। तो कई बार विद्यार्थी, छात्र छात्राएं ये गलती करते हैं कि तो उनको उस पंक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान ना होने के कारण, जानकारी ना होने के अभाव में वो उस कथन को किसी पात्र से जोड़ने की कोशिश करते हैं और इस कारण उस काव्य पंक्तियों का या उस गद्य को हम अच्छी तरह से व्याख्या उसकी नहीं कर पाते हैं। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अगर आप किसका और किसके प्रति को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है कि ये कथन किसने कहा है और किसके लिए कहा है, तो उसका उल्लेख करने से आपको परहेज करना चाहिए। साथ ही बिना आश्वस्त हुए व्याख्या पंक्तियों को पात्र विशेष और परिस्थिति विशेष से जोड़ते हुए व्याख्यायित करने की कोशिश ना करें। कि यदि आप उन पंक्तियों के बारे में जानकारी नहीं रखते तो उस पंक्तियों को किसी पात्र से जोड़ने का प्रयत्न ना करें। कारण यह है कि गलत परिप्रेक्ष्य में व्याख्या और उसकी पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं परीक्षक के जांच करने वाला है उसके मन में खीज उत्पन्न कर देती है और ऐसी स्थिति में जो भी अंक मिल सकते हैं उनकी संभावना भी खत्म हो जाती है। अर्थात कि परीक्षक जो नंबर देना चाहता है वो नंबर भी हमको नहीं मिलते हैं। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम उन काव्य पंक्तियों या गद्यांश के बारे में हमको पूर्व ज्ञान नहीं है कि कहाँ से उद्धृत किया गया है, इसमें क्या कहा गया है और किसके लिए कहा गया है, तो हमको उन बातों का उल्लेख करने से बचना चाहिए कि उन बातों का उल्लेख करने से हमको बचना चाहिए। व्याख्या करने के तीसरे क्रम में तीसरी समस्या आती है भावार्थ के संबंध में। तो हम व्याख्या जो करते हैं, पहला आता है संदर्भ, दूसरा आता है प्रसंग, तीसरा आता है भावार्थ। तो ये भावार्थ के संबंध में आती है कि अगर व्याख्या पंक्तियाँ काव्य खंड से हैं, यदि काव्य पंक्तियाँ हैं तो सामान्य अर्थ और मूल भाव को, कि जो उसका सामान्यतः अर्थ है और उसका जो मूल भाव है वो सहज और सरल शब्दों में हम उसको गद्य के रूप में लिख देते हैं। समस्या गद्य की व्याख्या क्रम में आती है। अक्सर छात्र व्याख्या पंक्तियों को कई बार हूबहू उसी रूप में और कई बार शब्दों के हेर फेर के साथ परिवर्तित रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पद्य की व्याख्या में हम भावार्थ लिखते हैं जबकि गद्य की व्याख्या में हम विचारार्थ लिखते हैं। अक्सर विद्यार्थी ये करते हैं कि गद्य की जो व्याख्या, पद्य की व्याख्या तो
कई बार सरल शब्दों में हम उसको समझ भी सकते हैं और अपने शब्दों में हम उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन गद्य की व्याख्या जब हम करते हैं तो विद्यार्थी उन्हीं शब्दों को ही उलट पुलट करके, उन्हीं शब्दों में हेर फेर करके बार बार उसी चीज़ को दोहरा देते हैं और उसी को लिख देते हैं। तो ऐसा करने से हमको बचना चाहिए। पद्य में हम भावार्थ लिखते हैं, मन की भावनाओं को लिखते हैं, और लेकिन गद्य में हम अपने विचारों को लिखते हैं। आशय यह है कि उपन्यास, नाटक, कहानी या निबंध में उद्धृत व्याख्या पंक्तियों में 1, 2 या 3 विचार सूत्र मौजूद होते हैं कि जो लेखक कहना चाहता है, उस लेखक के मत में उन गद्य की पंक्तियों में, गद्य की व्याख्या करते समय कि गद्य की पंक्तियों में 1, 2 या 3 से अधिक विचार सूत्र हो सकते हैं। विचारार्थ हमें उन्हीं विचार सूत्रों को पकड़कर कथानक के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिए कि यदि हमको उस लेखक के विचार समझ में आ रहे हैं तो उन्हीं विचारों को उसको आधार बना करके उन गद्य पंक्तियों की व्याख्या हमको करनी चाहिए। चौथी समस्या विशेषार्थ लिखने के वक्त आती है। साथ ही भावार्थ और विशेषार्थ एक साथ लिखा जाए या फिर अलग अलग, इसको लेकर भी समस्या उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में इतना कहना पर्याप्त होगा कि अगर आप दोनों को साथ साथ लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं तो साथ साथ लिखें, अगर नहीं तो अलग अलग लिखें। रही बात विशेष की के विभिन्न आयामों की, तो विशेषार्थ लिखते समय निम्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अक्सर विद्यार्थी प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या के अंतिम के बाद विशेष लिखते हैं। तो विशेष लिखते समय हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि रचनाकालीन पृष्ठभूमि, रचनाकार के प्रेरणा स्रोत और उस पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, रचना दृष्टि। और चौथा पॉइंट है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, और पांचवा है वर्तमान प्रसंग में प्रासंगिकता। पहला है रचनाकालीन पृष्ठभूमि। रचना जैसे रीतकाल की अगर कविता है, भक्तिकाल का अगर की कविता है, तो हमें उस रचना के समय की हमें पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए और हम उसका कुछ उस पृष्ठभूमि को हमको संक्षेप में हमें व्याख्या के विशेष में लिख देना चाहिए। दूसरा, रचनाकार के प्रेरणा स्रोत और उन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव। यदि आप उस रचनाकार के जीवन से परिचित हैं तो उस रचनाकार पर जो उसके प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका उसकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ा है और उसके जीवन में किन किन विचारधाराओं का प्रभाव है, उसके बारे में भी यदि ज्ञान है तो हमको संक्षेप में एक पॉइंट में उन चीज़ों का भी उल्लेख करना चाहिए। दूसरा, उसकी रचना दृष्टि, कि उसने किस दृष्टि से उसकी ये रचना जो उसने काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं, ये तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे उसने राम काव्य लिखा, राम की भक्ति में लिखा, या उसने रीतिकाल के श्रृंगार का वर्णन किया, उसने आधुनिक काल के समय किसी समस्या को उठाया, तो उस रचनाकार का की दृष्टि क्या रही, उस रचना को करते समय उसने उसका क्या उद्देश्य रहा। ये उस उद्देश्य का भी हमको संक्षेप में एक पंक्ति में इसका हमको विशेष में उसका उल्लेख करना चाहिए। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, तुलनात्मक लेखन के लिए उसी रचनाकार की किसी दूसरी रचना के दूसरे हिस्से या किसी अन्य रचना को उठाया जा सकता है। यदि हम विशेष में उस रचनाकार की किसी अन्य कृति की या किसी अन्य काव्य पंक्तियों का यदि हम उदाहरण देते हैं, जैसे कबीर दास जी की कई जो दोहे हैं उनमें साम्यता है, वो धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग्य करते हैं अनेक दोहों में, तो हम उस दोहे का भी उस विशेष में उदाहरण उसका दे सकते हैं अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए। वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता, विशेषार्थ पांचवा आता है वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। विशेषार्थ लिखते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विशेषार्थ के इन आयामों को बिंदुवार तरीके से ना दिया जाए, साथ ही विस्तार में जाने के बजाय सांकेतिक लेखन का सहारा लिया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक आयाम को शामिल करते हुए व्याख्या के भावगत सौंदर्य को उत्कृष्ट बनाया जा सके। इस क्रम में विशेषार्थ के इन आयामों को उसी हद तक शामिल किया जाए जो व्याख्या पंक्तियों के संदर्भ में प्रासंगिक है। अगली काव्यगत सौंदर्य के उद्घाटन के क्रम में आती है कि हम विशेष जब लिखते हैं तो छात्र अक्सर उस पहलू की उपेक्षा कर जाते हैं या फिर बिना समझे बिंब, प्रतीक और अलंकारों की चर्चा कर देते हैं। हमें बिंब का ज्ञान नहीं है, हमें काव्य गुण, काव्य दोषों का ज्ञान नहीं है, हमको अलंकारों का ज्ञान नहीं है, हमको रस का ज्ञान नहीं है, हमको छंद का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मन से उस
उसके विशेष लिखते समय उन छंदों का, उन अलंकारों का, उन काव्य गुणों का हम उल्लेख कर बैठते हैं। तो जब तक हमको ये पूर्ण ज्ञान नहीं हो कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, क्या प्रतीक है, कौन सा रस है, कौन सा काव्य गुण है, तो उनकी चर्चा करने से, उनको लिखने से हमको बचना चाहिए। व्याख्या के इस खंड के लिए अलग से अंक निर्धारित होते हैं कि जो हम विशेष लिखते हैं व्याख्या करते समय, प्रसंग का, संदर्भ का, व्याख्या का, भावार्थ का, जिसको मैं भावार्थ बोल रही हूँ, और अंत में विशेष का, कि इन सब चारों बिंदुओं के अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। तो अगर इस विशेष जो अंतिम जो खंड है विशेष, यदि हम उसकी उपेक्षा करेंगे, यदि हम उसमें गलत लिखेंगे, तो हमको इसमें अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस खंड में भाषागत वैशिष्ट्य, शब्दगत वैशिष्ट्य कि कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, भावार्थ, उसमें काव्य सौंदर्य, बिंब, प्रतीक, रस, छंद, अलंकार, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, लोकोक्ति, मुहावरे आदि के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या पंक्तियों के साहित्यिक सौंदर्य का उद्घाटन किया जाना चाहिए। व्याख्या लिखते समय छात्र अक्सर इस बात को लेकर दुविधा में होते हैं कि व्याख्या को विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाए या संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, विशेषार्थ और साहित्यिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए, या फिर बिना किसी उपशीर्षक के। इस संदर्भ में इतना ही हमने एक सेट पैटर्न बना रखा है कि हम व्याख्या करते हैं तो पहले प्रसंग लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं और विशेष लिखते हैं। लेकिन कई बार छात्र क्या करते हैं कि बिना बिंदुवार करे हुए सीधे व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि व्याख्या को विभिन्न उपशीर्षकों के अंतर्गत लिखा जाए। प्रसंग, संदर्भ, भावार्थ, विशेषार्थ और साहित्यिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए या फिर बिना किसी उपशीर्षक के। तो इस संदर्भ में इतना कहना पर्याप्त होगा कि आपकी सहजता और आपकी स्वाभाविकता प्राथमिक है, अन्य चीज़ें गौण हैं। कि यदि आप बिना उपशीर्षकों का प्रयोग किए, इस्तेमाल किए बिना भी, यदि आप उस काव्य खंड का, यदि आप उस गद्य खंड का बहुत सरलता से, सहजता से, स्वाभाविकता से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, तो आपको इन उपशीर्षकों की आवश्यकता नहीं होती, अन्य चीज़ें इसमें गौण हो जाती हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप व्याख्या उपशीर्षकों के साथ लिखना चाहते हैं या फिर उपशीर्षकों के बिना। दूसरी बात यह है कि व्याख्या एक सहज प्रवाह में लिखी जाती है और बिंदुवार भी। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सहज भाषाई प्रभाव के साथ लिखी गई व्याख्या में आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता चलता है, जबकि बिंदुवार लिखे जाने वाली व्याख्या में आप विशेषार्थ के अधिक आयामों को छू सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि सहज भाषाई प्रभाव के साथ व्याख्या लिखनी चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्याख्यान उपयोगी, लाभदायक होगा, उपयोगी होगा, और आप जो परीक्षाओं में जो व्याख्या करते हैं आपके उसमें आपको कुछ मार्गनिर्देशन मिलेगा। धन्यवाद।